हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द शैडो लाइंस रिटन बाय अमिताव घोष। अमिताव घोष एक इंडियन राइटर है और द शैडो लाइंस जो है वो एक नॉवेल है जिसे पब्लिश किया गया था 1988 में। इस नॉवेल के लिए राइटर को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इस नॉवेल की थीम जो है वो है लव, मेमोरी, हिस्ट्री, फ्रीडम। और इसमें का सेटिंग जो इस नॉवेल का वो है कैलकट्टा, ढाका एंड लंदन। इस नॉवेल का जॉनर जो है वो है हिस्टोरिकल फिक्शन और इस नॉवेल में कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड को कवर किया गया है। कॉलोनियल मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले और पोस्ट कॉलोनियल मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। इस नॉवेल में हमें 3 जनरेशन्स देखने को मिलती है और इस नॉवेल को जो है एक जो बंदा नैरेट कर रहा है उसका नाम हमें दिया नहीं गया है, मतलब इस नॉवेल का नैरेटर जो है वो अननेम्ड है। ओके, अब इस नॉवेल के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम स्टोरी के थ्रू ही मिलेंगे, उनके रिलेशंस एक दूसरे से क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो इस नॉवेल की शुरुआत होती है 1980 के दशक के लंदन शहर में, जहाँ पर नैरेटर अपनी कज़न ईला और अपने अंकल रॉबी से कुछ अपनी मेमोरी शेयर कर रहा है, अपने ग्रैंड मदर के बारे में, अपने अंकल के बारे में और अपनी खुद की लाइफ के बारे में। अब नैरेटर की जो दादी होती है थम्मा, उसका जन्म होता है 1902 के ढाका शहर में। अब थम्मा के जो पिता होते हैं उनका एक भाई भी होता है, मतलब थम्मा के अंकल, जिनका नाम होता है जेठा मोशाई। अब फादर और अंकल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनबन होती है, जिसके चलते दोनों घर का बंटवारा कर देते हैं और दोनों फैमिलीज एक दूसरे से रिश्ता तोड़ देती है। अब फादर की 2 बेटियां होती है, थम्मा और उसकी बहन माया देवी। ये दोनों कुछ साल बाद बड़ी हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। थम्मा की शादी होती है एक रेल रोड वर्कर से, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में, और माया देवी की शादी होती है एक वेल्दी डिप्लोमेट से जिसका नाम होता है साहिब। और साहिब जो है वो होता है मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर का बेटा, मतलब एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये जो थम्मा होती है, पहले देखती है कि उसकी लाइफ में क्या होता है। थम्मा के हस्बैंड की डेथ जो होती है वो 1936 में हो जाती है और उसके बाद में थम्मा का एक बेटा होता है, मतलब उसके हस्बैंड से, जो तब उस टाइम पर 8 साल का होता है। उस बेटे की जिम्मेदारी थम्मा खुद ही उठाती है अकेली, वो किसी की हेल्प नहीं लेती है और एक स्कूल में हेडमिस्ट्रेस का जॉब करना शुरू कर देती है। थम्मा को अक्सर अपने होम टाउन की याद आती है, ढाका की, मगर वो वहाँ जा नहीं पाती क्योंकि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और उसके बाद में ढाका जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। अब माया देवी और उसके हस्बैंड जो है साहिब, उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही होती है, लेकिन 1939 में साहिब को अचानक से एक मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, जिसके चलते उन्हें इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। मगर उस टाइम पर, उस वक्त पर वो ऑपरेशन इंडिया में नहीं होता था या होना पॉसिबल नहीं था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी शुरू हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में साहिब की हेल्प के लिए आती है मिसेस प्राइस। अब ये मिसेस प्राइस जो होती है ये होती है लियोनेल ट्रेसवारन की बेटी। अब लियोनेल ट्रेसवारन की बेटी होती है जो कि मिस्टर जस्टिस चंद्रशेखर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो अब ये मिसेस प्राइस जो है ये माया देवी और साहिब को इनवाइट करती है लंदन आने के लिए उनकी फैमिली के साथ में, ताकि लंदन में साहिब को जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। तो उनके इनविटेशन पर साहिब और उसकी फैमिली जो होती है, मतलब साहिब, माया देवी और उनके 2 बेटे होते हैं उस टाइम पर। सबसे बड़ा बेटा होता है जतिन और दूसरा बेटा जो होता है त्रिदीप, जिसकी उम्र होती है लगभग 9 साल। अब जतिन बड़ा होता है, उसका एजुकेशन चल रहा होता है, तो वो लंदन नहीं जाता है अपने माता पिता के साथ में, वो इंडिया में ही रहता है। और त्रिदीप जो है वो अपने माता पिता के साथ में लंदन चला जाता है। अब त्रिदीप को लंदन बेहद पसंद आता है। वहाँ पर मिसेस प्राइस का एक भाई भी होता है जो वहाँ रहता है, जिसका नाम होता है एलन। अब एलन और उसके दोस्तों से मिलकर भी त्रिदीप काफ़ी खुश होता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका था, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ने लगती है, सब तरफ बम्बार्डिंग हो रहे होते हैं, मिलिट्री अटैक्स हो रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में त्रिदीप जो है वो अलग अलग बॉम्ब साइट्स जाकर एक्सप्लोर करता है, जैसे कि उसकी हॉबी हो, और वो मिसेस प्राइस से उनके हस्बैंड मिस्टर स्नाइफ की कुछ स्टोरीज भी सुनता है। अनफॉर्चुनेटली 1940 में मिसेस प्राइस का जो भाई होता है एलन, उसकी डेथ हो जाती है एक अटैक में, जो कि उसके घर पर होता है। इसके बाद में त्रिदीप और उसकी फैमिली, मतलब त्रिदीप, माया देवी और साहिब, ये तीनों जो है वो वापस इंडिया आ जाते हैं। उनके इंडिया लौटने के लगभग 9 साल बाद में त्रिदीप के छोटे भाई का जन्म होता है, जिसका नाम होता है रॉबी। अब
इसी टाइम पर नैरेटर, जो कि हमारे नॉवेल का नैरेटर है, उसके पिता को एक बेटा होता है जो होता है हमारे नॉवेल का नैरेटर। अब यहाँ से सेकेंड और थर्ड जनरेशन की कहानी शुरू होती है। मतलब यहाँ तक की स्टोरी तक हमने जो भी सुना है नॉवेल में, तब तक नैरेटर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। वो अपनी पिछले लाइफ के बारे में बता रहा है, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। और यहाँ से अब नैरेटर का जन्म हो चुका है, तो नैरेटर ने खुद ने क्या देखा है वो हमें सुनने को मिलेगा। मतलब अब हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो नैरेटर का जन्म हो चुका है। अब जतिन जो होता है, मतलब त्रिदीप का बड़ा भाई, उसको भी एक बेटी होती है जिसका नाम वो इला रखते हैं। और इधर मिसेस प्राइस को ऑलरेडी एक बेटी होती है जो बड़ी होती है, लगभग त्रिदीप की एज की, उसका नाम होता है मे। उसे भी एक भाई होता है काफ़ी सालों बाद, जिसका नाम वो निक रखते हैं। मतलब अभी नैरेटर का भी जन्म हो चुका है इस नॉवेल में, इला का जन्म हो चुका है, रॉबी भी लगभग इसी एज का है, और निक, ये चारों लगभग सेम उम्र के हैं। अब इला जो है वो वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती है, तो उसने काफ़ी सारी दुनिया देखी होती है। लेकिन नैरेटर जो वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, तो वो बेचारा कलकत्ता से बाहर भी कहीं गया नहीं होता है, लेकिन उसे दुनिया घूमने का बहुत शौक होता है। इसलिए वो अपने अंकल त्रिदीप से अक्सर लंदन के बारे में, या उन्होंने जो भी दूसरी जगहें देखी हैं दुनिया में कि उनके बारे में जानता है, और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उन्हें देखने की कोशिश करता है। अब त्रिदीप का जो है वो नैरेटर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और त्रिदीप के कहने पर ही वो ये बिलीव करता है कि इमेजिनेशन जो है वो इतना पावरफुल हो सकता है कि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए। खैर, इला के दिमाग में ये कोई बातें बैठती नहीं है, उसे ये बातें समझ में ही नहीं आती, क्योंकि उसने तो एक्चुअल में सारी दुनिया देखी होती है। जब इला 8 साल की होती है तो वो लंदन से वापस कलकत्ता आती है एक फेस्टिवल के लिए। जब नैरेटर को ये बात पता चलती है तो वो अपनी फैमिली के पीछे पड़ता है कि मुझे इला के घर जाना है, आप सब लोग मेरे साथ में इला के घर चलिए, हम वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं। तो इला की फैमिली और नैरेटर की फैमिली जो वो गोल पार्क नाम की जगह पर मिलते हैं, और साहिब की 2 गाड़ियों में ये 2 फैमिलीज़ जो है वो लगभग 2 घंटे तक घूमते और वापस साहिब के घर वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो नैरेटर को जो है इला अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर एक स्टोर रूम होता है, और स्टोर रूम में एक बड़ा सा टेबल होता है। अब दोनों बच्चे ही होते हैं, कि इला की उम्र भी लगभग 8 साल ही होती है और उसी एज का लगभग नैरेटर होता है। तो दोनों एक गेम खेलते हैं जिसका नाम वो घर घर गेम बोलते हैं। तो उस टाइम पर इला जो है वो नैरेटर को बताती है कि ये गेम वो अक्सर लंदन में मिसेस प्राइस के बेटे निक के साथ में खेलती है। तो नैरेटर को थोड़ी जेलेसी फील होती है कि कोई उसके अलावा भी कोई है जो इला के क्लोज है, ज़्यादा क्लोज है उससे, तो ये सोचकर उसे ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, इसके बाद में वो घर घर गेम शुरू होता है, और इसी बीच इला जो है वो उस गेम के थ्रू एक स्टोरी बताती है उसके डॉल की, कि कैसे वो स्कूल में जाती है और एक लड़का उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है, और फिर एक हीरो की तरह निक वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। ये स्टोरी बताते हुए वो रोने लगती है। अब नैरेटर को समझ में नहीं आता है कि इला क्यों रो रही है। तो त्रिदीप जो है वो, मतलब उसके जो अंकल होते हैं जो उसके काफ़ी क्लोज होते हैं, वो उसे बताते हैं कि इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। मतलब इला जो है वो अपने डॉल के थ्रू अपनी ही लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही है, जिसकी वजह से वो रो देती है, क्योंकि इमोशनली वो उस मोमेंट को दोबारा जी रही होती है। अब 1959 में क्या होता है कि मे की उम्र, मतलब मिसेस प्राइस की बेटी जो है वो लगभग 19 साल की हो चुकी है, और इसी एज का लगभग त्रिदीप भी है। अब मे और त्रिदीप के बीच में लेटर्स का शेयरिंग हो रहा होता है, इमेजेस का शेयरिंग हो रहा होता है, और धीरे धीरे दोनों में कहीं ना कहीं एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। 1963 में त्रिदीप जो है वो मे को एक लंबा लेटर लिखता है, जिसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़कर मे समझ जाती है कि त्रिदीप जो है उससे रोमांटिकली उसमें इंटरेस्टेड है। तो मे तो पहले थोड़ा सोचती है, लेकिन बाद में वो डिसाइड करती है कि वो इंडिया जाएगी और त्रिदीप से मिलेगी। अब थम्मा जो है वो अब तक रिटायर्ड हो चुकी होती है, मतलब हमारे नॉवेल के नैरेटर की दादी जो है वो रिटायर्ड हो चुकी होती है, और अब उसे थोड़ा वक्त मिलता है, थोड़ा स्पेयर टाइम मिलता है। तो उसे अपने अंकल के बारे में पता चलता है कि उसके अंकल जो है वो अभी भी ज़िंदा है, और उनकी उम्र जो है वो लगभग 90 साल है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने अंकल को वापस इंडिया लाएगी। अब इसी बीच कोइंसिडेंटली साहिब की पोस्टिंग जो वो ढाका में हो जाती है। अब थम्मा भी ढाका ही जाना चाहती है, तो थम्मा की जो सिस्टर है माया देवी, वो थम्मा को इनवाइट करती है उनके साथ में ढाका आने के लिए। अब इसके बाद में
में भी आ चुके होते हैं कलकत्ता में, थम्मा में और त्रिदीप, ये तीनों जो है वो माया देवी साहेब और उनकी फैमिली के साथ में ढाका चले जाते हैं 4 जनवरी 1964 को। अब ढाका पहुंचने के बाद में वहाँ पर सिचुएशन जो काफ़ी बुरी होती है, सब तरफ हिंदू मुस्लिम राइट्स चल रहे होते हैं, दंगे हो रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में साहिब जो है वो थम्मा को मना कर देता है बाहर जाने के लिए, लेकिन थम्मा नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि वो जाएगी और वो जेठा मोशाई से मतलब अपने अंकल से ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही होता है, वो लोग निकलते हैं, मतलब माया देवी, थम्मा, में और त्रिदीप ये सब जाते हैं अपने जेठा मोशाई के यहाँ पर। और वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें पता चलता है एक मुस्लिम मैकेनिक से जिसका नाम होता है सैफुद्दीन। वो बताता है कि खलील नाम का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो आपके अंकल की जो है देखभाल करता है। अब अंकल से मिलने के बाद में थम्मा और माया देवी दोनों को भी जेठा मोशाई नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो चुकी होती है। इसके बाद में इतने में माया देवी का ड्राइवर अंदर आता है जेठा मोशाई के घर और उन सब लोगों को इन्फॉर्म करता है कि बाहर दंगे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में खलील जो है, मतलब जो कि जेठा मोशाई की देखभाल करता है, वो उन्हें सजेस्ट करता है कि आप लोग माया देवी के घर पहुंचिए, मतलब आप सब लोग अपने घर पहुंचिए और मैं आपके अंकल को लेकर वहीं आता हूँ। अब ये सारे लोग बाहर निकलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक मॉब आकर उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। तो मॉब तो लेडीज़ लोगों को छोड़ देता है, लेकिन जेठा मोशाई, त्रिदीप और खलील, इन तीनों की अटैक में डेथ हो जाती है। अब त्रिदीप की डेथ का थम्मा को इतना शॉक लगता है कि ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जो भी वॉर चल रहा है, जो भी ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जो उसे बर्बाद करेंगे, उस सब के लिए वो फंड रेज करना शुरू कर देती है, अपना गोल्ड तक बेच देती है। अब यहाँ पर सेकेंड जनरेशन की कहानी ख़त्म होती है और शुरू होता है थर्ड जनरेशन। अब नैरेटर जो हमारे नॉवेल का नैरेटर है, उसका स्कूल एजुकेशन ख़त्म हो चुका है और वो अपना कॉलेज एजुकेशन ले रहा है, लेकिन अभी भी उसे इला काफ़ी पसंद है। लेकिन वो काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि इला उसकी इमोशंस को नहीं समझ पाती है, जैसे कि मानो वो उसके इमोशन से इनडिफरेंट हो। तो ये चीज़ उसे काफ़ी परेशान करती है। खैर, एक रात ऐसा होता है कि इला जो है वो रॉबी और नैरेटर को लेकर एक नाइट क्लब जाती है, जहाँ पर वो 2 बिजनेसमैन लोग होते हैं वहाँ पर नाइट क्लब में, उनके साथ में डांस करती है, उनके साथ में फ्लर्ट करती है। ये देखकर रॉबी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक बिजनेसमैन के साथ में उलझ जाता है, फाइट करने लगता है, जिसके बाद में इला को काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है। वो रॉबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि इसलिए मैं इंडिया में नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि इंडिया के लोग काफ़ी नैरो माइंडेड हैं, काफ़ी बॉन्डेजेस होती है यहाँ पर, लोगों पर काफ़ी सारे बंधन होते हैं और ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। ये सुनने के बाद में नैरेटर को काफ़ी बुरा लगता है। वो ये बात अपनी दादी थम्मा से शेयर भी करता है जब वो डेथ बेड पर होती है। खैर, इसके बाद में नैरेटर जो है वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेता है इंडिया में और वो जाता है फर्दर एजुकेशन के लिए लंदन। अब वहाँ पर ऑलरेडी इला तो रहती है लंदन में। अब नॉवेल के एंड में ऐसा दिखाया गया है कि नैरेटर जो है वो त्रिदीप का एटलास देख रहा होता है। अब एटलास पर क्या होता है कि सारे कंट्रीज़ शो होती है, उनके बीच में की बाउंड्री शो होती है। वो देखकर नैरेटर को लगता है कि ये सब कितना दकियानुसी है, मतलब ऐसा कुछ तो भगवान ने नहीं बनाया है, ये जो भी डिफरेंसेस है या बाउंड्रीज है ये सब इंसान की बनाई हुई है। अगर इंसान एक दूसरे के साथ में इमोशनली अटैच है तो ये बाउंड्रीज कोई मैटर नहीं करती है। खैर, इसके बाद में नॉवेल के एंड में जब क्रिसमस की रात होती है तब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म चल रहा होता है, जिसके चलते नैरेटर और इला को मिसेस प्राइस के घर रुकना पड़ता है। अब मिसेस प्राइस के बेटे के साथ में इला जो है वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होती है और नैरेटर को ये बात उस रात समझ में आ जाती है। इसके कुछ सालों बाद में इला की शादी हो जाती है निक के साथ में, और उसकी शादी में नैरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है और मे को काफ़ी भला बुरा कहता है। उसे लगता है कि त्रिदीप, मतलब उसके जो बहुत ही क्लोज अंकल होते हैं, उनकी डेथ उसी के कारण हुई है। खैर, नेक्स्ट डे जब नैरेटर की शराब का नशा उतर जाता है तो उसे समझ में आता है कि उसने कितना गलत किया, और जब उसे ये पता चलता है मे से कि त्रिदीप की मौत एक्चुअली किसी और की लाइफ बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी, तो ये सुनकर नैरेटर को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके अंकल कितने अच्छे थे।
खैर इसके बाद में नैरेटर जब वापस इंडिया जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है, तब ईला जो है वो नैरेटर से आकर कहती है कि निक जो है उसके काफ़ी औरतों के साथ में अफेयर है, लेकिन फिर भी वो निक के साथ में अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहती है। खैर इसके बाद में नैरेटर इस बात को सुनता है और वो ये समझ जाता है कि सच में ईला जो है वो निक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तभी वो उसके साथ में किसी भी कीमत पर रहना चाहती है। अब इस नॉवेल का जो टाइटल है द शैडो लाइंस, ये क्यों लिखा गया है? अब ये लाइंस एक्चुअली है बाउंड्रीज, जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में हमें एटलास पर देखने को मिलती है। ये जो दो बाउंड्रीज हम दो कंट्रीज़ के या अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में देखते हैं, उन्हें यहाँ पर लाइंस कहा गया है, बाउंड्रीज़ को। अब ये लाइंस को शैडो कहने की वजह यह है कि शैडो मतलब शैडोई, ऐसी चीज़ जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है, जो मीनिंगलेस है। शैडोई होना मतलब मीनिंगलेस होना, और यहाँ पर द शैडो लाइंस का मीनिंग यही है कि जो बाउंड्रीज है वो मीनिंगलेस है। कागज़ पर कुछ बाउंड्रीज इंसान ने ड्रॉ कर दी, दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ बाउंड्रीज बना दी, तो ये बाउंड्रीज भगवान ने नहीं बनाई थी, ये बाउंड्रीज इंसान ने बनाई है। अगर हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच है तो ये बाउंड्रीज मैटर नहीं करती है। दैट्स वाई ये सारी बॉर्डर्स जो है वो मीनिंगलेस है। और ये बॉर्डर्स जो है वो इतनी मीनिंगलेस है कि अगर कोई ओपन माइंडेडली दूसरे के कल्चर, दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करता है, समझता है, तो ये बाउंड्रीज मैटर नहीं करती है।